प्रस्तुत है आज की कहानी। एक रोज की बात है। बालीगंज वाले मकान में शरद चंद्र, अमलचरण, विद्याभूषण और नरेंद्र नाथ बसु बैठे थे। प्रेत तत्व के बारे में चर्चा हो रही थी। बातचीत के सिलसिले में शरद चंद्र ने कहा, सुना है आदमी के मर जाने के बाद वह दिखाई भी देता है। यह कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आता। विद्याभूषण ने कहा, मेरे जीवन में एक ऐसी घटना हुई थी। काफ़ी दिन पहले एक मरे हुए गुरुजन को एक बार मैंने देखा था। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे कुछ निर्देश भी दिया था, जिसके फलस्वरूप कार्य करने पर मुझे लाभ भी हुआ था। शरद चंद्र ने कहा, मेरे निजी जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई। मेरे मामा के यहाँ इस प्रकार की घटना हुई थी। उक्त घटना की सारी बातें पिताजी तथा अन्य परिचितों की जुबानी सुनी थी। कहिए तो उसे सुना दूं। लोगों ने कहानी सुनने के लालच में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शरद बाबू ने कहा, भागलपुर में मेरे मामा का 2 मंजिला पक्का मकान है। उसके पीछे 1 मंजिल वाला कच्चा मकान भी था। इस कच्चे मकान में नीचे वाले तल्ले में 3 कमरे थे और ऊपर सिर्फ एक बड़ा सा कमरा था। लोग नीचे वाले कमरे में ही रहते थे। ऊपर वाले कमरे को गोदाम घर बना रखा था। उक्त कमरे में पुरुआ, पत्तल, हड़िया और अल्लम गल्लम सारा सामान रखा जाता था। इस कमरे में एक कमसिन उम्र की लड़की गले में फंदा डालकर मर गई थी। इसलिए लोग इस कमरे को प्रयोग में नहीं लाते थे। मामा के यहाँ जगदात्री पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस अवसर पर सभी आत्मीय स्वजन एकत्रित हो जाते थे। एक बार पूजा के अवसर पर इतने लोग आए कि सोने की जगह की कमी पड़ गई। जगदात्री पूजा अगहन के महीने में अर्थात जाड़े की शुरुआत में होती है। इसलिए बाहर आंगन या मैदान में सोते नहीं बनता। पिताजी और छोटे नाना अर्थात मेरी माँ के छोटे चाचा जो हम उम्र थे, यह तय किया कि हम दोनों कच्चे मकान के ऊपर वाले कमरे में ही सोएंगे। उक्त कमरे का सारा सामान हटाकर सफाई कर दी गई। 2 खाट बिछाई गई। रात को भोजन के पश्चात दोनों व्यक्ति उस कमरे में सो गए। लगभग रात के 1 बजे की बात है। अचानक पिताजी चित्कार कर उठे, अरे बाप रे, वहाँ कौन है, कौन है? चीख सुनकर छोटे नाना की आंख खुल गई। वे घबरा कर उठ बैठे। घर के लोग दौड़े हुए आए। उत्तर में पिताजी ने कहा, खिड़की के पास उस पार पता नहीं कौन खड़ा था। लंबे चौड़े देह वाला, गले में जनेऊ, रुद्राक्ष की माला पहने और सिर पर बड़ी सी चोटी रखे हुए था। उस शक्ल को देखते ही मैं काफ़ी डर गया। पिताजी की बातें सुनकर सभी हंस पड़े। किसी ने कहा, लगता है आपने कोई सपना देखा। अगर जनानी शक्ल देखते तो कोई बात थी। पिताजी उस घर के दामाद थे। यह बात सुनकर वे झेप गए। सोचा शायद इन लोगों का कहना ठीक है। दूसरे दिन पुनः छोटे नाना व पिताजी उस कमरे में जाकर सो गए। पिछली रात को डरावनी शक्ल देखने के कारण पिताजी अच्छी तरह सो नहीं पाए थे। इसलिए वे बिछावन पर लेटते ही गहरी नींद में सो गए। उस रात को एक विकट चीख सुनाई दी, लेकिन इस बार पिताजी की नहीं बल्कि छोटे नाना की थी। पिताजी की आंखें खुल गई। घर के लोग कल ही की तरह दौड़े हुए आए। छोटे नाना जी पसीने से तरबतर हो गए थे। पूछने पर उन्होंने बताया, पता नहीं खिड़की के पास खड़ा होकर स्थिर दृष्टि से
देख रहा था, उसी रंग रूप का वह व्यक्ति था। छोटे नाना की भी बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। लोगों ने कहा, कुछ नहीं था साहब, कल बबुआ की जुबानी सुनी बातें तुम्हारे मन के भीतर बैठी हैं, उसी का सपना देखा होगा। छोटे नाना ने कहा, आप लोग जो कह रहे हैं, लेकिन मैंने उसे स्पष्ट रूप से देखा है। खैर, चाहे स्पष्ट रूप से देखा हो या सपना, पर अब हम इस कमरे में नहीं सोएंगे। हमारे नाना संपन्न व्यक्ति थे। अक्सर उनके यहाँ अतिथि, आत्मीय, स्वजन आते जाते थे। पहले के लोग अतिथि सत्कार में बड़े प्रवीण होते थे। जिस घटना को मैंने सुनाया, उसकी एक कहानी है। घटना के 12-14 वर्ष पूर्व की बात है। एक दिन एक ब्राह्मण महादेव हमारे नाना जी के यहाँ आए। इसके बाद वे कहीं नहीं गए, हमेशा के लिए वह वहीं ही रह गए। लोग उन्हें पंडित जी के नाम से बुलाया करते थे। पंडित जी बड़े निष्ठावान ब्राह्मण थे। दिन रात पूजा अर्चना में लगे रहते थे। पिताजी और छोटे नाना जी की जुबानी रात की घटना सुनकर उन्होंने कहा, आज रात को मैं उस कमरे में सोऊंगा। दिन में तुलसी और धूना दे दिया जाएगा। रात को सिंहासन समेत नारायण को ले जाकर बैठा दूंगा, फिर देखूंगा क्या होता है। पंडित जी अपनी रुचि के अनुसार शांति करने के पश्चात उस कमरे में जाकर अकेले सो गए। लेकिन उस रात 2 बजे के करीब जो घटना हुई, वो पहले से भी ज़्यादा कहीं भयानक थी। डरावनी आवाज़ में चीत्कार करते हुए पंडित जी बेहोश हो गए थे। कमरा भीतर से बंद था। उन दिनों दरवाज़ों में कब्जा नहीं लगाया जाता था, बल्कि आगे से बंद किया जाता था। बाहर से काफ़ी प्रयत्न करने के बाद किसी तरह दरवाज़ा खोला गया। मुंह पर पानी की छींटें देने के बाद तथा हवा करने के पश्चात कहीं वे होश में आए। सभी उद्विग्न होकर पूछ बैठे, क्या हुआ पंडित जी? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे कुछ न पूछा जाए, मैं कुछ नहीं बता सकूंगा। दूसरे दिन पंडित जी को बुखार आ गया। काफ़ी तेज बुखार होने के कारण डॉक्टर को बुलाया गया। कुछ दिनों तक इलाज चलता रहा, पर बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। 12-13 दिन बाद एक दिन उन्होंने मेरे नाना जी को बुलाकर कहा, इस बुखार से मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। मेरी मिट्टी काशी के मणिकर्णिक घाट पर जलाई जा सके, इसके लिए उचित व्यवस्था कर दें तो बड़ी कृपा होगी। अब सवाल यह उठा कि पंडित जी को लेकर बनारस कौन जाएगा। यह पहले बता चुका हूँ कि छोटे नाना जी और पिताजी हम उम्र थे। इन दोनों में काफ़ी घुलती मिलती थी। वे ही पंडित जी को बनारस ले जाने को तैयार हो गए। 2-3 दिन बाद एक नौकर लेकर पंडित जी के साथ ये लोग रवाना हो गए। बनारस में पंडित जी को एक 3 मंजिले मकान में रखा गया था। छोटे नाना जी और पिताजी उसी कमरे में रहते थे। इस तरह कई दिन बीत जाने के बाद पंडित जी का स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होता चला गया। 3 दिन तक उनकी सांस की गति कुछ विचित्र सी रही। एक दिन आधी रात के समय छोटे नाना ने देखा, खिड़की के बाहर एक व्यक्ति भीतर की ओर झांक रहा है। छोटे नाना जाग रहे थे, पर पिताजी सो गए थे। कौन है की आवाज़ सुनते ही पिताजी जाग उठे। जागकर पिताजी ने भी स्पष्ट रूप से देखा, कोई मूर्ति बाहर से भीतर की ओर झांक रही है। उसकी आंखें पंडित जी की ओर थी। पिताजी झटपट बाहर आए तो देखा कोई नहीं था। वापस लौटते हुए पिताजी ने कहा, चाचा जी, यह शक्ल कुछ पहचानी सी मालूम पड़ रही है। छोटे नाना ने कहा, ठीक कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था।
दूसरे दिन पंडित जी की मृत्यु हो गई। बनारस में कुछ ब्राह्मण हैं जिनका शवदाह करना पेशा है। इन्हें मड़ा फेला बामुन कहा जाता है। समाचार पाते ही 6 व्यक्ति आए। इनमें से एक ने कहा, पंडित जी, आप लोगों के रिश्तेदार नहीं हैं, यह तो आपने बताया, इसलिए मेरी राय यह है कि मुझे मुखा अग्नि करने की आज्ञा दें। मैं सद्ब्राह्मण हूँ, मैं यह सत्य कार्य करूँगा। पिताजी तथा छोटे नाना ने सोचा, बात तो ठीक है, हम क्यों मुखाग्नि करने जाएं। वे लोग राजी हो गए हैं। कहा, ठीक है, आप मुखाग्नि करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उस व्यक्ति ने बड़े आग्रह के साथ मुखाग्नि संस्कार किया। सिर्फ यही नहीं, शमशान के अन्य कार्य भी तड़ित गर्त से करता रहा। काम काज में वह जितना चतुर था, उतना ही देखने में बलिष्ठ और सुंदर भी। इधर पिताजी और नाना मन ही मन सोच रहे थे कि इस व्यक्ति को कहीं देखा है, शकल कुछ पहचानी सी मालूम पड़ रही है, लेकिन कब कहाँ देखा है स्मरण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वे दोनों चुप थे। शाम के समय लोग वापस लौटने लगे। जो लोग शमशान गए थे, उन सभी को जलपान के लिए प्रत्येक को 8-8 आने पैसे दिए गए। सिर्फ एक व्यक्ति जिसने मुखाग्नि किया था, वह नहीं दिखाई दे रहा था। छोटे नाना ने पूछा, आप लोगों का एक साथी कहाँ चला गया? उसे नहीं देख रहा हूँ। उन लोगों ने कहा, वे तो आपके आदमी थे, हमारे नहीं। इसके पहले उन्हें हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। पिताजी और नाना इस उत्तर को सुनकर चुप रह गए। इन लोगों के जाने के बाद पिताजी ने नाना जी से कहा, छोटे चाचा, एक बात कहूँ, हम लोगों ने गांव में जिस व्यक्ति को देखा था, यह वही व्यक्ति था। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? छोटे नाना ने कहा, हाँ, यह वही आदमी था, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह जब मेरे पास मुखाग्नि का प्रस्ताव लेकर आया, तभी से मैं यह सोच रहा था कि इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है। कितनी विचित्र बात है। शवदाह कर गया, पर कुछ भांपने नहीं दिया। गांव वापस आकर उन लोगों ने यह बात सभी को सुनाई। सभी सुनकर चकित रह गए, पर रहस्य की गांठ नहीं खुली। पंडित जी का एक बक्सा घर में था, उसे खोलकर देखा गया। उसमें कई थान कपड़े, दान में प्राप्त सोने की नथिया, 5-6 अंगूठियां और कई चिट्ठियां थी। एक चिट्ठी में पंडित जी के घर का पता था। नाना जी ने कहा, पंडित जी के गांव के पोस्टमास्टर को एक खत लिख दो कि वे कृपा करके उनकी मृत्यु का समाचार रिश्तेदारों को बता दें। उनका कुछ निजी सामान है, जो यहाँ आएगा उसे दे दिया जाएगा। पत्र लिखा गया। काफ़ी दिनों पश्चात एक प्रौढ़ विधवा एक दिन मामा के यहाँ आई। उन्होंने अपना परिचय मृत पंडित जी के भाई की पुत्र वधू के रूप में दिया। साथ में अपने गांव के कई व्यक्तियों की चिट्ठियां और यहाँ से भेजी गई पोस्टमास्टर के नाम की चिट्ठी लेती आई थी। उनसे पता चला कि पंडित जी गृहस्थी से विरतु होकर संन्यास ले चुके थे। उनकी पत्नी काफ़ी दिन पहले मर गई थी। सिर्फ एक लड़का था। एक दिन पता नहीं किस बात को लेकर बाप बेटे में लड़ाई हुई। उसी दिन देखा गया कि बगीचे के आम के पेड़ से फंदा लगाकर लड़के ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद फिर पंडित जी वहाँ नहीं रह सके। अपना सारा सामान रिश्तेदारों को देकर सन्यासी बन गए और गांव से चले गए। पंडित जी के लड़के की आकृति काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी हष्टपुष्ट, लंबा चौड़ा, सिर पर बड़ी सी चोटी रखता था। उसे एक शौक था, 7-8 दंडी जनेऊ मांझ कर घिस कर पहनना करता था। आकृति का वर्णन सुनकर पिताजी और छोटे नाना ने कहा, हूबहू मिल रहा है।
हम लोगों ने जिसे देखा था ठीक वही है। बाद में लोगों को यह समझ में आया कि जिस व्यक्ति की आकृति देखकर पंडित जी बेहोश हो गए थे वह उन्हीं का पुत्र था। इसलिए उसके संबंध में कुछ बताने से वे इनकार कर गए। आत्मघाती पुत्र शायद अनुतप्त होकर मृत्यु के पश्चात पिताजी के साथ साथ घूमता था। अंत में एक मूर्ति धारण कर पुत्र का मुख्य कार्य मुखाग्नि कर दिया गया। दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुत है